बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे रियोलॉजी ऑफ पॉलीमर्स। रियोलॉजी का मतलब है कि अगर आप किसी चीज़ पर स्ट्रेस अप्लाई करें, किसी भी मटेरियल पर, आइदर वो सॉलिड हो या लिक्विड हो, उस पर फोर्स अप्लाई करें, उस फोर्स की वजह से उस मटेरियल में, अप्लाइड फोर्स की वजह से मटेरियल में जो डिफॉर्मेशन होगी, जो उसमें अपरेंट चेंज आएगी, इस स्टडी को रियोलॉजी कहते हैं। इट इज़ द साइंस ऑफ डिफॉर्मेशन एंड फ्लो ऑफ मटेरियल। आपने किसी सॉलिड पर फोर्स अप्लाई की, उस सॉलिड की शेप चेंज हुई, उसकी शेप में डिफॉर्मेशन हुई। अब कितनी फोर्स अप्लाई की और कितनी डिफॉर्मेशन हुई, या किसी लिक्विड पर आपने फोर्स अप्लाई की, उस लिक्विड के फ्लो में क्या चेंज आई, इस स्टडी को कहते हैं रियोलॉजी। वी कैन से रियोलॉजी इज द साइंस ऑफ डिफॉर्मेशन एंड फ्लो ऑफ मैटर। रियोलॉजी को इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज़ द स्टडी ऑफ रिस्पॉन्स ऑफ लिक्विड और सॉलिड टू अप्लाइड फोर्स। किसी सॉलिड पर, किसी लिक्विड पर फोर्स अप्लाई की जाए, अब वो सॉलिड या लिक्विड उस फोर्स को किस तरह रिस्पॉन्स करता है, यानी उसकी शेप में किस तरह चेंज आती है, उसमें कितनी डिफॉर्मेशन होती है। आप यूं भी कह सकते हैं कि रियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ डिफॉर्मेशन अंडर स्ट्रेस। ये जो फोर्स आप अप्लाई कर रहे हैं, इसी को स्ट्रेस कहते हैं। और इस अप्लाइड फोर्स की वजह से, इस स्ट्रेस की वजह से जो चेंज आती है मटेरियल में, दैट इज़ कॉल्ड स्ट्रेन या डिफॉर्मेशन, या सॉलिड के केस में इसी को एलोंगेशन भी कहते हैं। अब हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। आइडियल सॉलिड किस तरह बिहेव करते हैं, आइडियल लिक्विड किस तरह बिहेव करते हैं जब उन पर फोर्स अप्लाई होती है, फिर रियल सॉलिड्स किस तरह बिहेव करते हैं, और उसके बाद पॉलीमर्स किस तरह बिहेव करते हैं। तो लेट अस स्टार्ट विद आइडियल सॉलिड्स। आइडियल सॉलिड वो होते हैं जो हुक्स लॉ को फॉलो करें, यानी उन पे आप फोर्स अप्लाई करें, उनमें इलोंगेशन हो जाए, उनमें स्ट्रेन क्रिएट हो जाए, और जितना ज़्यादा स्ट्रेस अप्लाई करें उतना ही उसमें इलोंगेशन ज़्यादा हो। यानी आइडियल सॉलिड में स्ट्रेन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस। जितना ज़्यादा स्ट्रेस अप्लाई करेंगे उतना ज़्यादा स्ट्रेन होगा, उतना ही शेप में डिफॉर्मेशन ज़्यादा होगी। इसकी एग्जांपल आप एक स्प्रिंग को कंसीडर कर लें। स्प्रिंग को आप स्ट्रेच करें या आप स्प्रिंग को कंप्रेस करें, तो जितना आप ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे उतना ही स्प्रिंग ज़्यादा स्ट्रेच होगा और उतना ही ज़्यादा स्प्रिंग कंप्रेस होगा। अब ये जो उसकी लेंथ में चेंज होगी, इसी को स्ट्रेन कहते हैं। तो आइडियल केस में जितना ज़्यादा स्ट्रेस अप्लाई करेंगे उतना ही स्प्रिंग की लेंथ में ज़्यादा इंक्रीज होगी। इट मीन स्ट्रेन विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस। इसी को हुक्स लॉ कहते हैं, और आइडियल सॉलिड्स हुक्स लॉ को फॉलो करते हैं। लेकिन हर सॉलिड आइडियल नहीं होता, इसलिए हर सॉलिड हुक्स लॉ को फॉलो नहीं करता। तो आइडियल सॉलिड्स ओबे हुक्स लॉ। और हुक्स लॉ क्या कहता है कि व्हेन स्ट्रेस इज अप्लाइड द लेंथ ऑफ आइडियल सॉलिड इंक्रीजेस एज फार एज लोड इज अप्लाइड। ये जो स्ट्रेस अप्लाई किया जाता है इसी को लोड भी कहा जाता है। तो अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, when stress is applied on ideal solid, their length increases. When stress is applied on ideal solids, their length increases. और ये जब तक आप लोड अप्लाई करते रहेंगे, इस लोड को स्ट्रेस कहते हैं। व्हेन स्ट्रेस और लोड इज अप्लाइड, जब तक स्ट्रेस अप्लाई होता रहेगा लेंथ में इजाफा होता रहेगा। ये जो इंक्रीज इन लेंथ है, इट इज कॉल्ड स्ट्रेन।
The increase in length is called strain or it is called elongation. और जब आप स्ट्रेस रिमूव कर देंगे, जब आप लोड रिमूव कर देंगे, स्प्रिंग को आप स्ट्रेच करते जा रहे हैं, उसकी लेंथ इंक्रीज होती जा रही है। जो ही आप स्ट्रेस रिमूव करेंगे, स्प्रिंग दोबारा अपनी ओरिजिनल लेंथ पे चला जाएगा। तो व्हेन स्ट्रेस इज रिमूव्ड, व्हेन लोड इज रिमूव्ड, द मटेरियल गोज बैक टू ओरिजिनल लेंथ। आइडियल सॉलिड पर से जब स्ट्रेस रिमूव हो जाएगा तो ये सॉलिड अपनी ओरिजिनल शेप रिस्टोर कर लेगा। आइडियल सॉलिड इंस्टेंटली इलोंगेट हो जाता है जब उसकी लोडिंग होती है, और जब अनलोडिंग होती है तो इंस्टेंटली वो अपनी ओरिजिनल शेप को रिट्रैक्ट करता है, रिस्टोर करता है। इसलिए हम कहते हैं एन आइडियल सॉलिड इलोंगेट्स इंस्टेंटली अनलोडिंग, यानी जब आइडियल सॉलिड पर स्ट्रेस अप्लाई होता है तो फौरन वो अपनी लेंथ इंक्रीज कर, इंस्टेंटली उसकी लेंथ इंक्रीज होती है, एंड इट रिट्रैक्ट्स इंस्टेंटली ऑन अनलोडिंग। अनलोडिंग का मतलब है कि जब स्ट्रेस रिमूव करते हैं तो आइडियल सॉलिड दोबारा अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आ जाता है। दिस बिहेवियर इज कॉल्ड इलास्टिसिटी और इट इज कॉल्ड इलास्टिक डिफॉर्मेशन। और ये इलास्टिक डिफॉर्मेशन टाइम इंडिपेंडेंट होती है। जो ही आप स्ट्रेस अप्लाई करते हैं लेंथ इंक्रीज हो जाती है, जो ही आप स्ट्रेस रिमूव करते हैं विद इन नो टाइम मटेरियल अपनी ओरिजिनल शेप में चला जाता है। अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, स्ट्रेस इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन स्ट्रेन, यानी जितना आपको ज्यादा स्ट्रेन चाहिए है उतना ज्यादा स्ट्रेस अप्लाई करना पड़ेगा। अब आप इसको दोनों तरह से देख सकते हैं। इस तरह भी कह सकते हैं कि जितना ज़्यादा स्ट्रेस अप्लाई करेंगे उतना ज़्यादा स्ट्रेन आएगी, और इस तरह भी कह सकते हैं कि जितना ज़्यादा स्ट्रेन रिक्वायर्ड है उतना ज़्यादा स्ट्रेस अप्लाई करना पड़ेगा। स्प्रिंग की लेंथ में आप जितनी ज़्यादा इजाफा करना चाहते हैं उतना ही उस पर फोर्स ज़्यादा अप्लाई करनी पड़ेगी। तो अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, स्ट्रेस इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन इलोंगेशन, स्ट्रेस इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन स्ट्रेन एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेट ऑफ स्ट्रेन। ये जो रेट ऑफ इंक्रीज इन स्ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसे कहते हैं स्ट्रेस रेट, या रेट, इसे कहते हैं रेट ऑफ स्ट्रेन, DE over DT, इंक्रीज इन स्ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिक्वायर्ड स्ट्रेन एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेट ऑफ स्ट्रेन। अब देखें, स्ट्रेस टू बी अप्लाइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन रिक्वायर्ड। जितना ज्यादा स्ट्रेन रिक्वायर्ड है उतना ज्यादा स्ट्रेस अप्लाई करना पड़ेगा। तो और मैथमेटिकली हम यूं कहेंगे कि स्ट्रेस टू बी अप्लाइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, और ये जो G है ये इसमें कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है। इस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को कहते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। S इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E। जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन रिमूव करेंगे तो यहाँ पर ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आ जाएगा, जिसको G से, कैपिटल G से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये कैपिटल G कहलाता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसी इक्वेशन को लेट इट इज इक्वेशन नंबर 1। अगर आप डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो जब आपने इसको डिफरेंशिएट किया तो G कांस्टेंट है, तो ds ओवर dt इज इक्वल टू G इंटू DE ओवर dt। ये जो DE ओवर dt इसी को हमने कहा है रेट ऑफ स्ट्रेन। तो रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ स्ट्रेस इज directly proportional to rate of increase in strain. Ideal solid is like steel spring. Again, G is proportionality constant, and this proportionality constant is called modulus of elasticity. Equation 1
को अगर हम थोड़ा सा रीअरेंज करें, रीअरेंजिंग इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 को रीअरेंज किया जाए तो ये इस फॉर्म में है। इसमें देखिएगा ये ई रिप्रेजेंट करता है स्ट्रेन को, इलॉन्गेशन को। अब स्ट्रेन चूंकि जी कांस्टेंट है, यहां पर इस इक्वेशन में जी इज कांस्टेंट, तो स्ट्रेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड स्ट्रेस। जितना ज्यादा स्ट्रेस अप्लाई करेंगे उतना ही इलॉन्गेशन ज्यादा होगी, उतना ही स्ट्रेन ज्यादा होगी। G is constant of proportionality. Elongation produced in the material depends on modulus of elasticity. हर मटेरियल के मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की एक स्पेसिफिक वैल्यू होती है और ये वैल्यू उस मटेरियल के लिए कांस्टेंट है, और मटेरियल के साथ की नेचर चेंज होने से G की वैल्यू चेंज होगी। जिस मटेरियल का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ज्यादा है उसमें कम स्ट्रेन क्रिएट होगा। तो स्ट्रेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। फॉर सेम मटेरियल जी कांस्टेंट होगा, इन दैट केस स्ट्रेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस। लेकिन अगर आप डिफरेंट मटेरियल को कंपेयर करें तो फिर जी भी कांस्टेंट नहीं रहेगा। इन दैट केस स्ट्रेस इज डायरेक्टली इन दैट केस स्ट्रेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, स्ट्रेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अगेन लेट मी रिपीट कि अगर सेम मटेरियल डिफरेंट फॉर्म में हो तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी सेम होगा, और सेम मटेरियल पे आप जितनी ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे, लेट्स सपोज आपके पास कॉपर है या आपके पास आयरन का रॉड है या आयरन का स्प्रिंग है या कॉपर का स्प्रिंग है, तो अगर आपके पास कॉपर के 4 स्प्रिंग हैं तो चारों का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी सेम है। इन दैट केस जब आप ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे तो ज़्यादा स्ट्रेन क्रिएट होगा। लेकिन अगर आपके पास 4 डिफरेंट मटीरियल के स्प्रिंग हैं और आप उन पर स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं तो फिर स्ट्रेन स्ट्रेस पर भी डिपेंड करेगा, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पर भी डिपेंड करेगा, एंड इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस एंड स्ट्रेन विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये मामला है आइडियल सॉलिड का। द लार्जर इज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी द रिजिड विल बी मटीरियल। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जितना ज़्यादा होगा उतना ही मटेरियल रिजिड होगा, क्यों कि उसमें स्ट्रेन कम क्रिएट होगा। द लार्जर इज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी द लेस स्ट्रेन विल बी प्रोड्यूस्ड and the more rigid will be material। जितना मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ज्यादा होगा उतना ही कम स्ट्रेन क्रिएट होगा और उतना ही मटेरियल रिजिड समझा जाएगा, और इसको डिफॉर्म करना उतना ही मुश्किल होगा। द मोर डिफिकल्ट विल बी टू डिफॉर्म इट। अब ये डायग्राम देखिएगा, ये आइडियल सॉलिड की डिफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करती है। ये वाई एक्सिस पर ये इलोंगेशन है और ये टाइम है। यह है स्ट्रेन वर्सेस टाइम प्लॉट। T1 पर आपने स्ट्रेस अप्लाई किया, स्ट्रेन इंस्टेंट इंक्रीज इन स्ट्रेन, तो जब आप स्प्रिंग को स्ट्रेच करेंगे विद इन नो टाइम उसकी लेंथ इंक्रीज होगी। और अगर आप स्ट्रेस को कांस्टेंट रखें
यानी आपने स्प्रिंग को स्ट्रेच किया, उस पर फोर्स अप्लाई की, जो ही आपने फोर्स अप्लाई की उसकी लेंथ इंक्रीज हो गई। उसके बाद अगर आप उसको स्ट्रेच फॉर्म में रखेंगे, स्ट्रेन कांस्टेंट हो गया। आप फोर्स को ना स्ट्रेस को इंक्रीज कर रहे हैं ना डिक्रीज कर रहे हैं, तो स्ट्रेन कांस्टेंट है। तो टाइम टी पर जो ही आप फोर्स रिमूव करेंगे, जो ही आप स्ट्रेस रिमूव करेंगे, तो विद इन नो टाइम ये आइडियल सॉलिड अपनी ओरिजिनल शेप में वापस चला जाएगा। और ये देखें, जितना ज़्यादा स्ट्रेस अप्लाई करेंगे उतना ज़्यादा स्ट्रेन क्रिएट होगा, या यूँ समझ लें जितना ज़्यादा स्ट्रेन रिक्वायर्ड है उतना ज़्यादा स्ट्रेस अप्लाई करना पड़ेगा। तो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन एंड वाइस वर्सा। अब केस देखें आइडियल लिक्विड का। हमने कहा था आइडियल सॉलिड्स हुक्स लॉ को फॉलो करते हैं और आइडियल लिक्विड न्यूटन्स इक्वेशन को फॉलो करते हैं, न्यूटन्स लॉ को फॉलो करते हैं। इन केस ऑफ आइडियल लिक्विड, इलांगेशन वर्सेस टाइम प्लॉट इज गिवन नेक्स्ट। ये इलांगेशन वर्सेस टाइम प्लॉट इज दिस वन। ये देखें, ये वाई एक्सिस पर इलांगेशन दैट इज कॉल्ड डी स्ट्रेन, और ये है टाइम। इनिशियली आइडियल लिक्विड पर जब आप स्ट्रेस अप्लाई करते हैं उसकी लेंथ उसमें रिलेटिवली स्लो डिफॉर्मेशन है। आइडियल सॉलिड में बड़ी रैपिड क्विक डिफॉर्मेशन होती है, क्विक इलांगेशन होती है, विद इन नो टाइम उसकी लेंथ इंक्रीज हो जाती है। आइडियल लिक्विड में स्ट्रेन रिलेटिवली स्लो अप्लाई होता है और उसके बाद कांस्टेंट हो जाता है, यानी फर्दर ये टाइम इंडिपेंडेंट हो जाता है। आइडियल लिक्विड फॉलो न्यूटन इक्वेशन। टाइम टी पर आपने फोर्स अप्लाई की, एट टाइम टी फोर्स इज अप्लाइड, ये फोर्स इसी को हम स्ट्रेस कहते हैं। टाइम टी पर आपने स्ट्रेस अप्लाई किया टू विस्कस लिक्विड लाइक कोल tar विच स्टार्ट्स इलांगेटेड। जब आपने विस्कस लिक्विड पर स्ट्रेस अप्लाई किया वो इलांगेट हो गया, उसमें स्ट्रेन क्रिएट हो गया, and it will continue to do so until force is released at time t2. Then flow stops and material does not come back to original form. आइडियल सॉलिड के बारे में हमने कहा था कि जब स्ट्रेस रिमूव किया जाता है तो आइडियल सॉलिड इंस्टेंटली अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है, लेकिन आइडियल लिक्विड से जब आप स्ट्रेस रिमूव करते हैं तो वो ओरिजिनल फॉर्म में नहीं आता, उसमें डिफॉर्मेशन रिवर्ट नहीं होती। तो दिस डिफॉर्मेशन इज परमानेंट एंड इट इज टाइम डिपेंडेंट। आइडियल सॉलिड में डिफॉर्मेशन टाइम इंडिपेंडेंट है और आइडियल लिक्विड में इट इज टाइम डिपेंडेंट, एंड दिस सच फ्लो इज कॉल्ड विस्कस फ्लो। Here applied stress in case of ideal liquid, applied stress is directly proportional to rate of strain and it is independent of strain. Ideal liquid में stress is directly proportional to rate of strain and it is independent of strain. This is called Newton's law. ये इसकी mathematical expression है। Stress is directly proportional to rate of strain. अब ये जो नेक्स्ट सिंबल है ये विस्कोसिटी के लिए है, ईटा। Here elongation or strain is given by this equation. Here strain is directly proportional to stress and it is inversely proportional to viscosity. सेम फ्लूइड की विस्कोसिटी सेम है, इन दैट केस ये विस्कोसिटी वाला फैक्टर कांस्टेंट हो जाएगा, लेकिन अगर डिफरेंट लिक्विड्स हैं तो विस्कोसिटी वाला फैक्टर भी कांस्टेंट नहीं होगा। अगर आप डिफरेंट लिक्विड की इलांगेशन को कंपेयर करते हैं तो हम कहेंगे
जितना ज़्यादा स्ट्रेस अप्लाई होगा उतना इलोंगेशन ज़्यादा होगी, जितना ज़्यादा टाइम गुजरेगा, क्योंकि अब ये टाइम डिपेंडेंट है। ये देखिए, ये हमने पढ़ा था, इट इज़ टाइम डिपेंडेंट। अब आइडियल लिक्विड में इलोंगेशन या स्ट्रेन ये टाइम डिपेंडेंट है, जितना ज़्यादा टाइम गुजरेगा उतना ही इलोंगेशन ज़्यादा होगी। लेकिन विस्कोसिटी के ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, विस्कोसिटी ज़्यादा होगी तो स्ट्रेन कम होगा इन केस ऑफ आइडियल लिक्विड। वेलोसिटी फंक्शन, अब ये विस्कोसिटी फंक्शन चूंकि डिनोमिनेटर में है, इट मीन द हायर इज विस्कोसिटी द लेसर इज फ्लोइंग टेंडेंसी। जितना विस्कोसिटी ज़्यादा है उतना ही डिफॉर्मेशन कम है। द हायर इज विस्कोसिटी द लेसर इज elongation, or we can say deformation, or we can say strain। जितना लिक्विड की विस्कोसिटी ज़्यादा होगी उतना ही उसमें डिफॉर्मेशन या स्ट्रेन या इलोंगेशन कम होगी, और इसका मतलब है कि उसमें फ्लोइंग टेंडेंसी कम है। तो सच लिक्विड इज कॉल्ड विस्कस लिक्विड। So this can be compared with the movement of piston inside cylinder that is filled with viscous liquid, like shock absorber in automobile. This is its graphical representation. ये elongation, again let me repeat, y axis पर elongation है, it is at t1 initially it is slow and then it becomes time independent. Initially it is time dependent. Now we apply it to real solids. Elongation of real solid, the effect of stress on elongation of real solids, इसमें दो मॉडल हैं, मैक्सवेल मॉडल एंड वर्क मॉडल। First of all, effect of stress on metal, it is discussed from मैक्सवेल मॉडल। मैक्सवेल कहता है जब किसी मेटल पर स्ट्रेस अप्लाई किया जाता है तो इनिशियली ये इमीडिएटली इलोंगेशन होती है एंड देन स्लो इलोंगेशन, और जब आप स्ट्रेस रिमूव करते हैं तो मटेरियल अपनी ओरिजिनल शेप को रिस्टोर कर लेता है। द मेटल्स लाइक कॉपर एंड लेड फर्स्ट इलोंगेट इमीडिएटली, ये पहला स्टेप, मेटल्स इलोंगेट इमीडिएटली एंड देन स्लोली, and when stress is removed they retract very quickly. This is like this, y axis पर elongation, तो initially rapid deformation then slow deformation, और जो ही स्ट्रेस रिमूव करते हैं तो ये अपनी ओरिजिनल शेप में क्विकली अपनी ओरिजिनल शेप को रिगेन कर लेते हैं। और स्ट्रेस और स्ट्रेन में ये रिलेशनशिप है, इनका बिहेवियर आइडियल सॉलिड और आइडियल लिक्विड का एडिटिव बिहेवियर है। टोटल स्ट्रेन इज एडिटिव फंक्शन ऑफ बिहेवियर ऑफ इलास्टिक सॉलिड दैट इज रिकवरेबल एंड दैट ऑफ नॉन विस्कस लिक्विड। In case of real solids, the behavior of real solid is the additive function of elastic solids and viscous liquids. ये देखें, तो अब जो स्ट्रेन क्रिएट होगा दैट विल बी कॉल्ड मैक्सवेल इलोंगेशन, दैट इज द सम ऑफ इलास्टिक इलोंगेशन एंड विस्कस इलोंगेशन। Elastic elongation is actually the elongation of ideal solid, and viscous elongation is the behavior of the elongation behavior of ideal liquid। तो इन दोनों के elongation को हमने सम अप कर दिया। इसके बाद दिस वाज द केस ऑफ मेटल्स।
अगर आप स्ट्रेस अप्लाई करें रबर बैंड पर, उसको एक्सप्लेन किया जाता है फ्रॉम वोएक्ट मॉडल। He proposed that when stress is applied on rubber band, it elongates slowly, and when stress is removed, it retracts slowly. मेटल के बारे में हमने कहा था कि जब उन पर स्ट्रेस अप्लाई किया जाता है तो इनिशियली देयर इज रैपिड इलोंगेशन, इनिशियली देयर इज रैपिड स्ट्रेन, देन स्लो स्ट्रेन, इनिशियली रैपिड इलोंगेशन, देन स्लो इलोंगेशन। और रबर बैंड के बारे में इनिशियली देयर इज स्लो इलोंगेशन एंड देन when stress is removed then there is slow recovery. मेटल में इनिशियली रैपिड इलोंगेशन है, फिर स्लो इलोंगेशन और रैपिड रिकवरी। रबर बैंड पे जब आप स्ट्रेस अप्लाई करते हैं इनिशियली देयर इज, जब आप स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो स्लो डिफॉर्मेशन एंड देन स्लो रिकवरी, एंड दिस इज द स्ट्रेस एंड इलोंगेशन बिहेवियर, उनका रिलेशनशिप। अब इस बिहेवियर को अगर आप आइडियल सॉलिड के साथ कंपेयर करें, ये देखें आइडियल सॉलिड में जो ही आप स्ट्रेस अप्लाई करते हैं इलोंगेशन क्रिएट हो जाता है, यानी आपने मामूली सा भी स्ट्रेस अप्लाई किया तो फौरन उसमें स्ट्रेन क्रिएट हो गई। लेकिन रबर बैंड में ऐसा नहीं है, एक स्पेसिफिक वैल्यू है स्ट्रेस की जिस पे जाके स्ट्रेन क्रिएट होता है। ये देखें स्ट्रेस की इस वैल्यू से यहाँ तक इनिशियली आप स्ट्रेस अप्लाई करते हैं, स्ट्रेन प्रोड्यूस नहीं होता, तो स्ट्रेस की इस वैल्यू पे जाके उसमें स्ट्रेन क्रिएट होता है। देयर इज स्लो इलोंगेशन देन स्लो रिकवरी, एंड टोटल स्ट्रेस इज द सम ऑफ स्ट्रेस ऑफ इलास्टिक सॉलिड्स एंड स्ट्रेस ऑफ विस्कस लिक्विड। So this is mathematical representation. The total stress is the sum of elastic stress and viscous stress. अब आते हैं एक्चुअल पॉलीमर की डिफॉर्मेशन की तरफ। पॉलीमर में आर सेमी क्रिस्टलाइन, दे हैव क्रिस्टलाइन रीजन एज वेल एज अमॉर्फस रीजन। जब पॉलीमर ग्लासी स्टेट में होते हैं तो बोथ portion show elasticity, and in a rubbery state yani above glass transition temperature amorphous component show viscoelasticity, and non cross linked elastomer material show viscous flow, yani polymer melt show viscous flow। जब पॉलीमर को मेल्ट कर लेते हैं तो इट शोज विस्कस फ्लो। अब इसमें दो तरह के बिहेवियर होंगे, रिलैक्सेशन एंड रिटार्डेशन। इन मोस्ट ऑफ पॉलीमर इनिशियली देयर इज elongation versus time is the combination of immediate elongation, then slow elongation, then immediate recovery, and then slow recovery. And magnitude of these responses depend on degree of crystallinity and cross-linking. इस बिहेवियर को एक्सप्लेन करने के लिए हमें हुक्स लॉ, वोएक्ट मॉडल और न्यूटोनियन मॉडल तीनों को साइमल्टेनियसली अप्लाई करना पड़ेगा, एंड दिस मॉडल विल बी कॉल्ड, द सम ऑफ दीज थ्री मॉडल्स विल बी कॉल्ड बर्गर मॉडल। अब दो भी इसमें फिनोमेना है, रिलैक्सेशन एंड रिटार्डेशन। अगर आप पॉलीमर्स पर स्ट्रेस अप्लाई करते हैं और उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स और मॉलिक्यूल अपनी पोजीशन चेंज कर लें तो दिस फिनोमेना इज कॉल्ड रिलैक्सेशन। और अगर स्ट्रेस अप्लाई करने से मॉलिक्यूल्स अपनी शेप चेंज ना करें, उनकी कन्फर्मेशन चेंज हो, तो दैट फिनोमेना इज कॉल्ड रिटार्डेशन। व्हेन अनक्रॉस लिंक्ड पॉलीमर, अनक्रॉस लिंक्ड की बात इसलिए हो रही है कि अगर क्रॉस लिंकिंग हो तो फिर तो इलास्टिसिटी पॉलीमर में रहती नहीं है, तो इलास्टिसिटी का फिनोमेना अनक्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स के लिए है। व्हेन अनक्रॉस लिंक्ड पॉलीमर इज स्ट्रेच्ड एंड देन रिलीज्ड, रिलीज का मतलब है कि जब आप स्ट्रेस रिमूव करेंगे देन द पॉलीमर विल कम बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप। विस्कोइलास्टिसिटी ऑफ पॉलीमर इज टाइम डिपेंडेंट एंड इट लीड्स टू टू फिनोमेना, और ये टू फिनोमेना है रिलैक्सेशन एंड रिटार्डेशन।
First of all, we will discuss relaxation. Relaxation का मतलब है कि when force is applied, molecule take new position quickly to relieve strain. जब आप पॉलीमर पर स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो मॉलिक्यूल स्ट्रेन से बचने के लिए अपनी पोजीशन चेंज कर लेते हैं. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिलैक्सेशन, द चेंज इन पोजीशन ऑफ पॉलीमर मॉलिक्यूल्स टू अवॉइड स्ट्रेन, टू रिलीव स्ट्रेन. दिस रिलैक्सेशन इन, अगर लिक्विड के केस में अगर पॉलीमर मेल्ट है तो ये रिलैक्सेशन वेरी फास्ट है और उसमें रिकवरी नहीं होगी, क्योंकि पॉलीमर मेल्ट में या पॉलीमर लिक्विड में जब आप स्ट्रेस अप्लाई करेंगे मॉलिक्यूल परमानेंटली अपनी शेप चेंज कर लेंगे. यानी लिक्विड पर जब आप स्ट्रेस अप्लाई करते हैं उसके बाद स्ट्रेस रिमूव भी कर लें तो जो जिन मॉलिक्यूल की पोजीशन चेंज हो गई है वो अपनी ओरिजिनल शेप, अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस नहीं आते. तो देयर इज नो रिकवरी इन केस ऑफ लिक्विड, although in case of solids, in case of elastomers relaxation is slow and recovery takes place. सॉलिड पर आप स्ट्रेस अप्लाई करते हैं, मॉलिक्यूल अपनी पोजीशन चेंज करते हैं, लेकिन जब आप स्ट्रेस रिमूव कर लेते हैं तो मॉलिक्यूल स्लोली, उसमें स्लो रिकवरी होती है, मॉलिक्यूल आहिस्ता आहिस्ता अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाते हैं. यही स्ट्रेस जब आप लिक्विड पे अप्लाई करते हैं, लिक्विड के मॉलिक्यूल अपनी शेप चेंज करते हैं और स्ट्रेस रिमूव करने से भी वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं आते. द टोटल रेट ऑफ डिफॉर्मेशन इज द सम ऑफ रेट ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ इलास्टिक लिक्विड एंड सम ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ रेट ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ विस्कस लिक्विड. अगर आप इलांगेशन को कंट्रोल कर लें, इफ देयर इज deformation is constant, then this factor is 0, और ये जब 0 होगा तो this equation will be in this form. Now let us discuss retardation. Retardation का मतलब है कि आपने स्ट्रेस अप्लाई किया, मॉलिक्यूल ने स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए अपनी कन्फर्मेशन चेंज कर ली. इन दैट केस the situation is like this: the delayed recovery or delayed elasticity of elastomer after removal of stress is called retardation. It is increase in deformation with time under constant stress. In this process, position of particle do not change, only conformation change. This is the main point. Okay, in this case, in case of retardation, position of particle do not change, only conformation undergo change. Conformation of molecules undergo change, and total stress will be the sum of stress of elastic solid and stress of viscous liquid, and that is this one. और इसकी मैथमेटिकल, इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इस तरह होगी. ये टाइम t1 पर टाइम t1 पर हमने स्ट्रेस अप्लाई किया. इनिशियली देयर इज रैपिड इलांगेशन, देन स्लो इलांगेशन, और जब आपने स्ट्रेस रिमूव किया तो इनिशियली देयर इज रैपिड रिकवरी एंड देन स्लो रिकवरी. तो थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स. दिस वाज द समरी ऑफ रियोलॉजी ऑफ पॉलीमर्स. अपना ख्याल रखिएगा. थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफिज़.